अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली रज़ा भागत। हमारी पिछली वीडियो में हमने शाह वलीउल्लाह के बारे में पढ़ा था, उनके काम के बारे में पढ़ा था और जो स्ट्रगल उन्होंने की उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसी तरह की एक पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। उसी तरह की इसलिए क्योंकि इनका भी मकसद ये था कि जो मुसलमानों में जो इम्प्योरिटी ऑफ प्रैक्टिसेस पैदा हो गए, यानी इस्लाम की प्रैक्टिसेस जो इम्प्योर हो चुकी हैं और बाकी कल्चर्स उसमें आ चुके हैं, तो किस तरह उसको निकाला जाए या वापस प्योरिटी की तरफ मुसलमानों को लाया जाए। अब दोनों के तरीके बहुत मुख्तलिफ थे, यानी शाह वलीउल्लाह का तरीका और सैयद अहमद बरेली या सैयद अहमद शहीद का तरीका, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कैसे ये मुख्तलिफ हैं। अब इनके बारे में अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि बरेली, राय बरेली नाम से एक टाउन था लखनऊ के करीब, ये वहाँ पर पैदा हुए। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मदरसा रहीमिया से हासिल की। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये अब्दुर्रहीम साहब ने इस्टेब्लिश किया था, जो शाह वलीउल्लाह के वालिद थे। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद इनके दिमाग में एक ख़याल आया। जब ये हज करके वापस आए तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो मुसलमानों में इम्प्योरिटी आ चुकी है, जो मुसलमान इस्लाम को भूल चुके हैं, उसको रिवाइव किया जाए। लेकिन इनका तरीका बहुत मुख्तलिफ था शाह वलीउल्लाह के तरीके से। हालांकि ये मदरसा रहीमिया में शाह वलीउल्लाह के बेटों ही के पास पढ़े थे, लेकिन इनका तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब इनका बिलीफ क्या था और तरीका क्या था? बेसिकली इनका बिलीफ था कि मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ प्योरिटी अचीव कर सकते हैं और अपना रिलीजियस रिवाइवल कर सकते हैं वो आर्म्ड फोर्स के ज़रिए, यानी आर्म्ड स्ट्रगल के ज़रिए कर सकते हैं। यानी आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, जिहाद करना पड़ेगा और फ़ाइट करनी पड़ेगी, और उसके नतीजे में आपको ये सब हासिल होगा। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है शाह वलीउल्लाह से, क्योंकि आपको मालूम है कि शाह वलीउल्लाह ने अपनी लिखाई के ज़रिए, कुरान की ट्रांसलेशन के ज़रिए और मज़ामीन के ज़रिए मुसलमानों को रिवाइव करने की कोशिश की थी। लेकिन सैयद अहमद शहीद, सैयद अहमद बरेली, इनका तरीका क्या था? लड़ाई, कि हमने जिहाद करना है। अब जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि इनका सबसे बड़ा जो टारगेट था वो था पंजाब, क्योंकि पंजाब में सिखों की समझें कि एक तरह से हुकूमत थी और उन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई हुई थी मुसलमानों पर, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर। तो इनका सबसे बड़ा टारगेट भी पंजाब था। इनका मानना था कि अगर हमने पंजाब को कैप्चर कर लिया तो हम एक फ़ोर्स बन सकते हैं और बाद में हम मुकम्मल तौर पर चेंज ला सकते हैं। तो पंजाब वॉज हिज फर्स्ट टारगेट। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो ये बहुत ज़्यादा समझें कि इलाक़ों में घूमे फिरे। सिंध में गए, अफ़गानिस्तान में गए, बलूचिस्तान गए, और उसके अलावा NWFP जो आज का खैबर पख्तूनख्वा है, ये वहाँ पर भी गए। क्यों गए? ये इस वजह से गए कि मुहाजिरीन को रिक्रूट करना था, उनको एक फ़ोर्स बनानी थी जो जिहाद करेंगे अगेंस्ट ईविल फोर्सेस। उनके लिए ईविल फोर्सेस कौन थे? सिख थे मेनली, और जो बाकी कम्युनिटीज़ थी जिनके समझें कि जो पाबंद करती थी मुसलमानों को, या मुसलमानों में समझे कि वो जो प्योरिटी है जिनकी वजह से ख़त्म हो चुकी थी, तो ये सारे उनके अपोनेंट्स थे। अब इन्होंने अपना हेडक्वार्टर पेशावर के करीब बनाया, क्योंकि वो मेन एरिया था और वहीं से आर्म्ड स्ट्रगल की जा सकती थी, और इनका ये पख्तूनों के साथ मिलकर और ये काम करना चाह रहे थे, जो आज का KPK है, जिसको पहले NWFP कहते थे। तो वहाँ इन्होंने पेशावर के करीब अपना हेडक्वार्टर बनाया। जब इन्होंने अटक फोर्ट पर हमला करने की कोशिश की तो ये नाकाम हो गए। नाकाम इस वजह से हुए कि इनका एक कमांडर था यार मोहम्मद ख़ान, उसने बगावत कर दी। और ये हिस्ट्री में ये है कि उन्होंने कोई रिश्वत लेके, ब्राइब लेके और इनको धोखा दिया, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा और इनको शिकस्त मिली। कुछ अरसे बाद इन्होंने तैयारी की कि क्यों ना कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए और क्यों ना हज़ारा को आज़ाद करवाया जाए, और इसके लिए फिर इन्होंने स्ट्रगल शुरू की, तैयारी शुरू की। और जब ये बालाकोट में, ये बालाकोट वॉर इसको कहते हैं, जब बालाकोट पर यह हमला इन्होंने किया तो वहाँ पर भी इनको डिफ़ीट हुई, और वो इस वजह से हुई कि क्योंकि वो माउंटेनियस इलाका था, सिखों को मालूम नहीं थे वहाँ के रास्ते, लेकिन इन्हीं के फिर एक ग्रुप ने बगावत कर दी थी और उनको रास्ता बता दिया,
जिसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि कुछ फोर्सेस पीछे से आने लगी, कुछ आगे से आने लगी, तो इनकी फ़ोर्स उसको कोप अप नहीं कर पाई और जिसके रिज़ल्ट में ये ख़ुद भी शहीद हो गए और इनके साथ 600 के करीब सोल्जर्स भी शहीद हो गए। तो ये एक छोटा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन था। अब इनके हम अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो देखें, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन आफ्टर शाह वलीउल्लाह, ऑफ कोर्स शाह वलीउल्लाह वाज द फर्स्ट वन, लेकिन उनके बाद आर्म्ड स्ट्रगल के लिए ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि मुसलमान जो हैं वो आर्म्ड फोर्स बन के या समझे कि हथियार उठाकर और अपने लिए लड़ाई कर सकते हैं और अपनी रिलीजियस फ्रीडम को हासिल करने के लिए वो लड़ सकते हैं। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू सो। दूसरा, समझे कि इनकी जो भी स्ट्रगल थी वो स्ट्रगल मेनली इसलिए नहीं थी कि किसी एक आदमी को हुकूमत में लाना था या समझे कि इनको ख़ुद ही हुकूमत में आना था, नहीं। वो बेसिकली स्ट्रगल थी ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि उनको किस तरह से मुसलमानों को एम्पावर किया जाए और जो वो इस्लाम से दूर चले गए हैं उनको वापस इस्लाम में लाया जाए, यानी इस्लाम की जो प्योर प्रैक्टिसेस हैं उनकी तरफ वापस लाया जाए। तो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट समझें कि लेक्चर ऑन सैयद अहमद बरेलवी, जिनको सैयद अहमद शहीद भी कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप CSS की तैयारी कर रहे हों, PCS की, बाकी जो एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, या आप O लेवल्स की तैयारी करते हैं, उसका आपको एग्ज़ाम देना है, तो ये लेक्चर आपको मदद करेगा एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। समझें इस लेक्चर को कि ये कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर है। बाकी जो आप अकेडमीज़ और स्कूल्स में और हर जगह पढ़ रहे हैं तो उसमें ये एक कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर है। आप ज़रूर इसे सुने और पॉइंट्स नोट करें और इसको आप आंसर में लाजिम लिखें, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ मैंने नहीं कही जो आप एग्ज़ाम में ना लिख सकते हो। उम्मीद है कि आप बाकी वीडियोस भी देखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि आपको मज़ीद लेक्चर्स भी मिल सकें, हमें भी एक इंकरेजमेंट मिले ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके आपको दें। थैंक यू सो मच।